बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सी प्लस प्लस क्लासेस के इस रिव्यू में हम देखेंगे कि क्लास क्या होती है, ये क्यों इस्तेमाल की जाती है, इसका क्या फ़ायदा है और फंडामेंटल डाटा टाइप सी प्लस प्लस में कौन सी हैं, ऑपरेटर्स का क्या किरदार होता है और ऑपरेटर ओवरलोडिंग का क्या कॉन्सेप्ट है। ये सब कुछ हम एक कोड एग्जांपल के साथ देखेंगे ताकि सी प्लस प्लस क्लासेस के सिंपल और बुनियादी कॉन्सेप्ट्स वो स्टूडेंट्स के सामने आ जाए। तो आइए शुरू करते हैं। क्लास होती है एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। किसी वेरिएबल की डेटा टाइप ये बताती है कि इसमें किस तरह का डाटा स्टोर हो सकता है। सी प्लस प्लस में हर वेरिएबल की डाटा टाइप होना ज़रूरी है। जो डाटा टाइप्स लैंग्वेज में प्री डिफाइंड होती हैं वो प्रिमिटिव या फंडामेंटल डाटा टाइप्स कहलाती हैं। जैसे हमारे पास इंट है, इंट ज़ीरो और प्लस माइनस 1 2 3 अप टू सो ऑन नंबर्स को स्टोर कर सकता है। सिमिलरली फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू स्टोर करने के लिए हमारे पास फ्लोट और डबल दो डाटा टाइप्स अवेलेबल हैं। अगर हम करैक्टर स्टोर करना चाहें तो हमारे पास कैर डाटा टाइप अवेलेबल है। सी प्लस प्लस के लेटर वर्जन्स यूनिकोड को सपोर्ट करते हैं, इसलिए आप उसमें किसी भी लैंग्वेज का करैक्टर स्टोर कर सकते हैं और ट्रू फॉल्स स्टोर करने के लिए बूल डाटा टाइप अवेलेबल है। क्लासेस यूज़ की जाती हैं ताकि हम अपनी मर्ज़ी की डाटा टाइप क्रिएट कर सकें और क्लासेस के ज़रिए से कोड की रीयूजेबिलिटी बढ़ जाती है और इसके साथ साथ हमारा कोड ज़्यादा मेंटेनेबल और मॉड्यूलर हो जाता है। सी प्लस प्लस हमें कुछ ऑपरेटर्स प्रोवाइड करती है जो कि एक सेट ऑफ ऑपरेंड्स पे एक डिफाइंड एक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसा कि हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस। कंपैरिजन ऑपरेटर में लेस दैन, ग्रेटर दैन, लेस दैन इक्वल टू, ग्रेटर दैन इक्वल टू, इज़ इक्वल टू, नॉट इक्वल टू और लॉजिकल में एंड और नॉट ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं। फंडामेंटल डाटा टाइप्स के लिए ये ऑपरेटर्स भी प्री डिफाइंड होते हैं, यानी कि कंपाइलर को पता है कि किसी भी फंडामेंटल डाटा टाइप के लिए ऑपरेटर को किस तरीके से अप्लाई करना है। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास दो इंटीजर्स हों तो हम इनको ऐड कर सकते हैं क्योंकि एडिशन ऑपरेटर इंटीजर्स के लिए प्री डिफाइंड है। लेकिन अगर हमें दो फ्रैक्शंस को ऐड करना हो और हम रिज़ल्ट में एक थर्ड फ्रैक्शन ही चाहते हों, जिस तरीके से 22/7 और 5/7 को अगर हम ऐड करें तो यहाँ पे इंटीजर डिवीजन हो जाएगी इस एक्सप्रेशन को एवेल्यूएट करते हुए। अगर आप इंटीजर डिवीजन अवॉइड भी करना चाहें तो आप न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में से किसी एक को फ्लोटिंग पॉइंट बना सकते हैं, लेकिन उस सूरत में हमारे पास फिर भी प्रेसिजन का लॉस होगा क्योंकि 22/7 एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो हमें एक नई डाटा टाइप इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी जिस डाटा टाइप का नाम फ्रैक्शन है और हमें इसके लिए एडिशन ऑपरेटर डिफाइन करना पड़ेगा। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग होती है अपनी किसी डाटा टाइप के लिए किसी ऑपरेटर को डिफाइन करना। सी प्लस प्लस में अपनी डाटा टाइप डिफाइन करने के लिए हम क्लास कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि फ्रैक्शन के नाम से एक नई डाटा टाइप क्रिएट हो जाए तो हम कुछ इस तरीके से नई डाटा टाइप क्रिएट कर सकते हैं। क्लास कीवर्ड के बाद हम डाटा टाइप का नाम रखेंगे जो कि इस सूरत में फ्रैक्शन है। डाटा टाइप के नाम के लिए रिकमेंडेड है कि ये कोई नाउन होना चाहिए और उसके बाद ये क्लास की ब्रैकेट्स आएंगी और ब्रेसेस के बाद यहाँ पे सेमी कॉलन आ जाएगा। अब जिस तरीके से आप कोई इंटीजर डिक्लेयर करते हैं तो कंपाइलर उसके ऊपर कंप्लेन नहीं करता। सिमिलरली आप एक फ्रैक्शन का ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं। अगर आप बिल्ड करेंगे तो ये बिल्ड हो जाएगा। इसलिए बिल्ड हो रहा है कि हमारे पास ये क्लास डाटा टाइप डिफाइंड है। अगर हम इसे कमेंट कर दें तो यहाँ पे कंपाइलर एरर देता है क्योंकि कंपाइलर को नहीं पता कि फ्रैक्शन नाम की भी कोई डाटा टाइप एग्जिस्ट करती है। इस डाटा टाइप में इस वक्त कोई भी डाटा मेंबर्स नहीं है, तो यहाँ पे हम डाटा मेंबर डिफाइन कर सकते हैं। फ्रैक्शन के अंदर हम दो डाटा मेंबर्स लेंगे, न्यूमरेटर और
डिनोमिनेटर। अब अगर आप यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा के इसे चलाएं तो आप देखेंगे कि फ्रैक्शन के ऑब्जेक्ट के अंदर दो वैल्यूज़ आ रही हैं, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर। लेकिन इन दो डाटा मेंबर्स के अंदर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में गारबेज वैल्यू आ रही है। ठीक है, ये कोई भी ऐसी वैल्यू हो सकती है जो कि हमने यहाँ पे स्टोर नहीं की, लेकिन प्री स्टोर्ड वैल्यू है। इस वैल्यू को अगर हम अपनी फ्रैक्शन को कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू साइन करना चाहें तो हम इस तरीके से नहीं कर सकते, क्योंकि क्लास हमें तीन तरह का सेस लेवल देती है, प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड। बाय डिफ़ॉल्ट क्लास के डाटा मेंबर्स प्राइवेट होते हैं। अगर आप प्राइवेट कीवर्ड लिख भी दें तो भी ये प्राइवेट रहेंगे, ना भी लिखें तो भी ये प्राइवेट ही रहेंगे। हम ये काम नहीं कर सकते। अगर हम ये काम नहीं कर सकते तो फिर क्लास हमें प्रोवाइड करती है कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर का पर्पज़ ये होता है कि जब क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो तो कंस्ट्रक्टर खुद ब खुद ही कॉल हो जाए। ठीक है, तो अगर हम चाहते हैं कि हम गार्बेज वैल्यू हमारी क्लास में ना आए तो हम कंस्ट्रक्टर डिफ़ाइन कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टर यहाँ पे मैं डिफ़ाइन कर रहा हूँ यूजिंग इनिशियलाइजर लिस्ट। तो मैं न्यूमिनेटर में वैल्यू स्टोर करवा दूँगा 0 और डिनोमिनेटर में वैल्यू स्टोर करवा दूँगा 1, क्योंकि 0/0 इज़ इंडिटरमिनेट फॉर्म। और यहाँ पे हम एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं कि हमारे पास डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है। मैसेज प्रिंट करने के लिए मैं पुटएस फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, अब अगर हम ये ऑब्जेक्ट दोबारा बनाएं और ये यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा के इसे चलाएं, जैसे ये स्टेप ओवर होगा तो आप देख सकते हैं जब ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है तो इनकी वैल्यूज़ 0 और 1 असाइन हो गई। हम अगर चाहें कि हम ऑब्जेक्ट क्रिएशन के वक़्त फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर या डिनोमिनेटर की वैल्यू दे सकें तो फिर हम एक और टाइप का कंस्ट्रक्टर C++ में बना सकते हैं जो कि पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर कहलाता है। पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर के लिए भी आम कंस्ट्रक्टर की तरह रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं होगी और कंस्ट्रक्टर यहाँ पे पैरामीटर्स एक्सेप्ट करेगा। तो हम न्यूमिनेटर के लिए n ले लेते हैं और डिनोमिनेटर के लिए d ले लेते हैं। हम नहीं चाहते कि जो पैरामीटर यहाँ पे हमें पास हुए हैं वो चेंज हों, इसलिए हम इनको कॉन्स्ट सेफ बना रहे हैं। ठीक है, कॉन्स्ट कीवर्ड लगा दिया। अब इस फंक्शन के पैरामीटर अपने पॉइंट ऑफ डिक्लेरेशन से लेके एंडिंग ब्रैकेट तक, जहाँ तक इनका स्कोप है, इस दौरान ये चेंज नहीं हो सकते। इस सूरत के अंदर हम यहाँ पे n की वैल्यू कॉपी कर देंगे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर की वैल्यू कॉपी कर देंगे डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर डिफाइंड हो जाएगा। हम यहाँ पे मैसेज भी प्रिंट कर देते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर ही हमारे पास कौन है। अगर आप चाहें कि आप फ्रैक्शन की वैल्यू न्यूमरेटर की दे ही दें और डिनोमिनेटर की वैल्यू वो खुद ब खुद ही ले लें, तो उसके लिए हम ये काम भी कर सकते हैं कि हम एक वैल्यू दें जो वैल्यू न्यूमरेटर में जाएगी और डिनोमिनेटर को डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम दे दें 1। तो डिनोमिनेटर की अगर तो वैल्यू नहीं दी होगी तो फिर डिनोमिनेटर की वैल्यू खुद ब खुद ही 1 अज्यूम कर ली जाएगी। तो अगर आप इसको चलाएं और हम इसको रन करते हैं अगर, तो इस सूरत में अगर आप देखें तो डिनोमिनेटर की वैल्यू 1 ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू की वजह से आ रही है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू जब भी आप यूज़ करें उसके लिए ज़रूरी है कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू राइट साइड वाले तमाम आर्गूमेंट्स की टिल लास्ट आर्गूमेंट दी जाना ज़रूरी है। अगर आपने न्यूमरेटर की डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी है और डिनोमिनेटर की डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं दी जो कि राइट साइड वाला आर्गूमेंट है, तो कंपाइलर आपको एरर देगा। ठीक है, ओके।
पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर एक और तरीके से भी कॉल हो जाता है अगर हम इस तरह करें फ्रैक्शन f4 इज इक्वल टू 7। तो अगरचे राइट हैंड साइड के ऊपर एक इंट है और लेफ़्ट हैंड साइड के ऊपर डेटा टाइप की वैल्यू फ्रैक्शन है, लेकिन इस 7 के ऊपर 7 वैल्यू के साथ कंपाइलर पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर कॉल कर देगा f4 पे। ये 7 वैल्यू न्यूमरेटर में बाय डिफ़ॉल्ट न्यूमरेटर में कॉपी करते हुए और डी की वैल्यू जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो 1 ले लेगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाएं और इसे चलाएं तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास F4 के अंदर वैल्यू आ गई है 7 और डिनोमिनेटर में वैल्यू आ गई है 1। तो इस तरह का बिहेवियर अगर हमें अवॉइड करना हो तो फिर हम पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर के साथ कीवर्ड लिख सकते हैं एक्सप्लिसिट। इस तरह करने से हमारे पास इस तरीके की इम्प्लिसिट कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगी, बल्कि हमें एक्सप्लिसिटली कंस्ट्रक्टर कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे अब फ्रैक्शन का ऑब्जेक्ट होगा उसी सूरत के अंदर हमारे पास कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, अदरवाइज कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा। क्लास हमें 3 तरह के एसेस लेवल देती है, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। जो क्लास के डाटा मेंबर्स यानी कि जिस तरीके से ये दो हैं और मेंबर फंक्शंस प्राइवेट हैं, वो सिर्फ क्लास के अंदर से ही असेस हो सकते हैं, और क्लास के जो मेंबर फंक्शंस या वेरिएबल्स पब्लिक हैं वो क्लास के बाहर से असेस हो सकते हैं। जिस तरीके से अगर मैं करता हूँ f.num इज़ इक्वल टू 10, तो कंपाइलर मुझे न्यूमरेटर की वैल्यू चेंज नहीं करने देगा क्योंकि न्यूमरेटर प्राइवेट है। तो प्राइवेट डाटा मेंबर की वैल्यू हम इसलिए प्राइवेट रखते हैं ताकि बाहर से क्लास के कोई हमारे क्लास के डाटा मेंबर को इस तरह की वैल्यू ना दे दे जिसकी वजह से डाटा इनवैलिडेट हो जाए। जिस तरीके से अगर कोई डिनोमिनेटर को ज़ीरो साइन कर देता है तो हमारी फ्रैक्शन जो है वो न्यूमेरिकल रेंज से बाहर निकल जाएगी। डिनोमिनेटर में ज़ीरो होगा तो नंबर इनफिनिट बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के प्राइवेट डाटा मेंबर्स को सेस करने के लिए हम पब्लिक फंक्शंस देते हैं, जिन्हें आमतौर पे सेटर और गेटर फंक्शन भी कहा जाता है। इनको बनाने का तरीका ये है कि अगर न्यूमरेटर की वैल्यू सेट करनी है तो मैं एक फ़ंक्शन बना सकता हूँ सेट नाम के नाम से, और यहाँ पे हम एक वेरिएबल ले लेंगे कॉन्स्ट इंट n, और इस फंक्शन के अंदर न्यूमरेटर को जो वैल्यू n में आ रही है वो वाली वैल्यू असाइन कर देंगे। सिमिलरली हम डिनोमिनेटर के लिए भी सेटर बना सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे ये देखना है कि डिनोमिनेटर के अंदर कहीं ज़ीरो वैल्यू तो नहीं असाइन हो रही। अगर ज़ीरो वैल्यू असाइन हो रही है तो उस सूरत के अंदर हम डिनोमिनेटर को वैल्यू दे देंगे 1। तो ये चेक करने के लिए आप इफ एल्स भी लगा सकते हैं। एक और तरीका भी है, वो ये है कि हम चेक कर लें कि डी की वैल्यू ज़ीरो तो नहीं है। अगर डी की वैल्यू ज़ीरो है तो डिनोमिनेटर को हम दे देंगे 1, अदरवाइज़ जो वैल्यू यूज़र ने दी है वो डिनोमिनेटर में स्टोर हो जाएगी। ठीक है, इस फंक्शन का नाम होना चाहिए सेट डी नम फॉर सेटिंग द डिनोमिनेटर। सिमिलरली यहाँ पे भी हमें ये वाला चेक लगाना चाहिए कि डिनोमिनेटर की वैल्यू जो यूज़र ने दी है अगर वो ज़ीरो है तो फिर डिनोमिनेटर में हमने वो वाली वैल्यू नहीं साइन करनी बल्कि 1 स्टोर कर देना है। पैरामीटर में जो यूज़र ने वैल्यू दी है अगर वो ज़ीरो है तो फिर हम उस वैल्यू को कर देंगे 1। ओके, तो ये चूँकि कॉन्स्ट डिक्लेयर्ड है इसलिए ये मुझे चेंज नहीं करने दे रहा डिनोमिनेटर की वैल्यू, तो मैं कॉन्स्ट यहाँ से हटा देता हूँ। तो ये सेटर और गेटर कॉल करके अब हम वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और गेटर फंक्शंस इसलिए इस्तेमाल होते हैं ताकि हम वैल्यूज़ को रीड कर सकें। तो अगर हमने वैल्यू को रीड करना है तो हम कर सकते हैं इंट गेट न्यूमरेटर
और ये कोई भी पैरामीटर नहीं लेगा, और ये फंक्शन कॉन्स्ट सेफ डिक्लेयर किया गया है ताकि इस फंक्शन के अंदर से न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर यानी कि क्लास के डाटा मेंबर्स की वैल्यू को चेंज ना किया जा सके। तो ये एक प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है जो कि इसलिए इस्तेमाल की जाती है ताकि गलती का इम्कान कम हो जाए। तो यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे न्यूमरेटर, ठीक है। सिमिलरली हम एक फंक्शन बनाएंगे गेट डिनोमिनेटर, और यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे रिटर्न टीना, ओके। अब अगर आप यहाँ पे आके F2 जिसकी पहले वैल्यू 1/4 थी, इसके डिनोमिनेटर को चेंज करना चाहें तो सेट नम में आके आप कर सकते हैं 7, ठीक है। यहाँ पे आना चाहिए सेट नम विच इज़ अ फंक्शन कॉल, ठीक है। और अगर आप इसकी वैल्यू प्रिंट करना चाहें तो हम यहाँ पे सी आउट भी यूज़ कर सकते हैं, प्रिंट एफ भी यूज़ कर सकते हैं। F2 डॉट गेट न्यूमरेटर एंड F2 डॉट गेट डिनोमिनेटर, ठीक है। अब अगर हम इसे चलाएंगे तो आप देख सकते हैं कि न्यूमरेटर की वैल्यू पहले F2 के न्यूमरेटर की वैल्यू 1 थी, सेट नाम का फंक्शन कॉल हुआ, अब इसकी वैल्यू हो गई है 7। तो हमने यहाँ पे क्लास के अंदर फंक्शंस को डिक्लेयर किया है, ठीक है। क्लास के अंदर फंक्शन जो डिक्लेयर होता है वो यूजुअली इनलाइन बन जाता है। इनलाइन फंक्शन वो होता है जिसके लिए कंपाइलर यहाँ पे गेट नम की कॉल फंक्शन कॉल की बजाय इसको इस कोड से जो कि फंक्शन की बॉडी है उससे रिप्लेस कर सकता है। तो जो छोटे साइज़ के फंक्शन हैं उनके लिए ये वाली अप्रोच तो रिकमेंडेड है, लेकिन अगर आपके फंक्शन का साइज़ बड़ा हो तो उसके लिए जनरली यही रिकमेंड किया जाता है कि आप अपने फंक्शन को क्लास के बाहर डिफ़ाइन करें। बिलफर्ज हमने ये कंस्ट्रक्टर क्लास के बाहर डिफ़ाइन करना होता तो हम किस तरीके से कर सकते थे। इसका तरीक़ेकार ये, सबसे पहले रिटर्न टाइप आएगी, रिटर्न टाइप कंस्ट्रक्टर की कोई नहीं होती, उसके बाद आएगा क्लास का नाम, क्लास का नाम आने के बाद आएगा फंक्शन का नाम। फंक्शन का नाम भी वही है क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर है जो क्लास का नाम है, और ये ले रहा है यहाँ पे 2 वैल्यूज़, ठीक है। ध्यान रहे कि एक्सप्लिसिट कीवर्ड और डिफ़ॉल्ट वैल्यू एक ही दफ़ा हम असाइन करेंगे, और ये फंक्शन की बॉडी मैं यहाँ से कॉपी करके इधर ले आऊँगा और यहाँ से मैं इसको मिटा दूँगा और इधर हम ऐड कर देंगे सेमीकोलन। तो इस तरीके से हम क्लास के बाहर अपना फंक्शन डिक्लेयर कर सकते हैं। तो बाकी फंक्शंस, ये वाले फंक्शन भी हम क्लास के बाहर डिक्लेयर कर सकते हैं। इस तरीके से मैं बाकी फंक्शन भी क्लास के बाहर डिफाइन कर सकता हूँ। जो फंडामेंटल डाटा टाइप्स हैं जैसा कि इंट है, अगर मैं इस टाइप के 2 वेरिएबल्स ले लूँ तो फंडामेंटल डाटा टाइप्स के ऊपर ऑपरेटर्स प्री डिफाइंड होते हैं, तो हम इनको ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, और इनके ऊपर कंपैरिजन ऑपरेटर भी डिफाइंड है बाकी ऑपरेटर्स की तरह। हम अगर फ्रैक्शन F2 और F3 को ऐड करना चाहें तो यहाँ पे हमें कंपाइलर की तरफ से एरर आ जाता है क्योंकि कंपाइलर को नहीं पता कि फ्रैक्शन की डाटा टाइप जो हमने बनाई है इसके ऊपर अरिथमेटिक एडिशन ऑपरेटर किस तरीके से अप्लाई करना है। तो अपनी कस्टम डाटा टाइप के लिए ऑपरेटर्स को हमें कंपाइलर को बताना पड़ता है कि इस डाटा टाइप के लिए ऑपरेटर किस तरीके से अप्लाई होगा। इस प्रोसेस को हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहते हैं। तो ये हम कंपाइलर को बता सकते हैं कैसे 2 फ्रैक्शन रिटर्न ऐड होंगे तो उनके नतीजे के अंदर एक फ्रैक्शन ही बनेगा। तो हम एक फंक्शन बनाते हैं जिसकी रिटर्न टाइप फ्रैक्शन है और एडिशन ऑपरेटर डिफ़ाइन करना है, तो फिर हम यहाँ पे प्लस साइन डाल देते हैं, और एडिशन जो कि बाइनरी ऑपरेटर है 2 ऑपरेंड्स लेता है, तो एक हम राइट हैंड साइड के लिए भी ऑपरेटर
लेंगे। तो ये हमारे पास फंक्शन की प्रोटोटाइप हो सकती है, लेकिन हम इसको बाय रेफरेंस पास करते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं कॉन्स्ट। अगर आप इसे बाय रेफरेंस नहीं पास करते तो भी ये आपका चल जाएगा, लेकिन ये जो f2 प्लस f3 है ये इसके इक्वलेंट है f2 डॉट ऑपरेटर प्लस f3। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे हमने इस तरीके से लिखा हुआ तो f3 की वैल्यू जाके कॉपी होगी राइट हैंड साइड पे, और यहाँ पे हमारे पास हो कॉल होगा कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो इस केस में तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यूजुअली कॉपी कंस्ट्रक्टर की कॉल्स एक्सपेंसिव होती हैं और इन कॉल्स को अवॉइड करने के लिए, कॉपी कंस्ट्रक्टर को अवॉइड करने के लिए कॉल होने से हम f3 को बाय रेफरेंस पास कर देते हैं। ठीक है, तो इसको मैं क्लास के बाहर डिफ़ाइन करूँगा। क्लास के बाहर डिफ़ाइन करने के लिए तरीक़ेकार यही है कि सबसे पहले रिटर्न टाइप आ जाएगी, रिटर्न टाइप इज़ फ्रैक्शन, क्लास का नाम आ जाएगा, उसके बाद ऑपरेटर कीवर्ड ऑपरेटर प्लस, जिस ऑब्जेक्ट पे फंक्शन कॉल होता है उस फंक्शन के अंदर एक पॉइंटर होता है जिसको दिस पॉइंटर कहते हैं, वो उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है जिस पे फंक्शन कॉल हुआ है। दिस पॉइंटर पॉइंट करेगा f2 ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि f2 का जो न्यूमरेटर है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर से, और इसके अंदर ऐड हो जाएगा जिस पे फंक्शन कॉल हुआ है, जो कि यहाँ पे f2 है, इसका डिनोमिनेटर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा राइट हैंड साइड के न्यूमरेटर से। ठीक है, अगर आप दिस कीवर्ड नहीं भी लिखोगे तो कंपाइलर इसको ऑटोमेटिकली अज्यूम कर लेगा। ठीक है, आप इसे यहाँ से मिटा भी सकते हैं और अगर आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो रिज़ल्ट डॉट टी नम डिनोमिनेटर के केस में क्या होता है, दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं। यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे रिज़ल्ट को। ठीक है, अगर आप इसे चलाएंगे तो फिर हमें f2 प्लस f3 का रिज़ल्ट मिल जाएगा। सिमिलरली आप सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑपरेटर भी ओवरलोड कर सकते हैं। इसकी मैं कॉपी बनाता हूँ इधर। तो सब्ट्रैक्शन एडिशन से सिमिलर है। दो फ्रैक्शंस को अगर आपने मल्टीप्लाई करना है तो सिंपली उनके जो न्यूमरेटर्स हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं और डिनोमिनेटर्स भी मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, डिवीजन के लिए क्या होता है, जो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड है जिसको दिस पॉइंटर पॉइंट कर रहा है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर से, और जो लेफ़्ट हैंड साइड का डिनोमिनेटर है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा राइट हैंड साइड के न्यूमरेटर से। ठीक है, हम ये वाला ऑपरेटर भी ओवरलोड कर सकते हैं जो कि सी आउट के साथ इस्तेमाल हुआ है। ये जो ऑपरेटर है ये स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर कहलाता है। ये सी आउट हमारे पास ओ स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट है, ये ऑपरेटर ओवरलोड होता है एज अ नॉन मेंबर फंक्शन। तो इसका सिंटैक्स अगर आप देखें तो ये ऑपरेटर, हमने ऑपरेटर कीवर्ड के बाद बता दिया कि हम ये स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर ओवरलोड कर रहे हैं। ठीक है, और साथ में हम ये ऑपरेटर एक्सेप्ट कर रहा है एज अ फर्स्ट आर्गुमेंट ओ स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट। तो जिस तरह सी आउट है, सी आउट इज़ अ क्लास, इज़ एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास ओ स्ट्रीम। ठीक है, और सिमिलरली उसके बाद हमने क्या है कि यहाँ पे फ्रैक्शन का ऑब्जेक्ट पास कर दिया है एज अ रेफरेंस। ठीक, और ये ऑपरेटर रिटर्न बाय रेफरेंस कर रहा है। इसकी वजह ये है कि अगर आप यहाँ पे रिटर्न बाय रेफरेंस नहीं करते और वॉइड कर देते हैं तो फिर आप मल्टीपल फ्रैक्शंस को प्रिंट नहीं कर सकेंगे, यहाँ पे आपको एरर आ जाएगा। तो हम चाहते ही हैं कि जिस तरीके से फंडामेंटल डाटा टाइप बिहेव करती है उसी तरीके से हमारी डाटा टाइप के लिए भी ये वाला ऑपरेटर बिहेव करे। तो हमने रिटर्न बाय रेफरेंस कर दिया, और इसकी वजह कि हमने यहाँ पे
ओएस स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बाय रेफरेंस क्यों एक्सेप्ट किया, बाय वैल्यू क्यों एक्सेप्ट नहीं किया? उसकी वजह ये है कि जो ओ स्ट्रीम क्लास है ये कोई भी हमें पब्लिक कॉपी कंस्ट्रक्टर ऑफर नहीं करती, तो आप यहाँ से वैल्यू इधर नहीं कॉपी कर सकेंगे, तो इसलिए हमने बाय रेफरेंस ऑपरेटर एक्सेप्ट किया है। ठीक है, अब इसके अंदर हम ये जो ओ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर डिफ़ाइन कर देंगे कि यहाँ पे हमने किस तरीके से फ्रैक्शन को प्रिंट करना है। तो जो हमारी फ्रैक्शन है एफ आर, उसके ऊपर हम गेट न्यूमरेटर का फंक्शन कॉल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहें कि डायरेक्टली आप क्लास के डाटा मेंबर्स को सेस करें, तो क्योंकि ये नॉन मेंबर फंक्शन है, ये क्लास के डाटा मेंबर्स को डायरेक्टली सेस नहीं कर सकता, इसलिए कुछ टेक्स्ट्स ये रिकमेंड करते हैं कि क्लास के अंदर इसे एज अ फ्रेंड फंक्शन डिक्लेयर कर दें। अब ये क्लास के अंदर एज अ फ्रेंड फंक्शन डिक्लेयर हुआ है, तो ये क्लास के डाटा मेंबर्स, प्राइवेट डाटा मेंबर्स को डायरेक्टली भी असेस कर सकता है। ठीक है, तो अगर आप ये करेंगे तो यहाँ पे आपको एरर नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ये बिल्ड हो जाएगा, लेकिन हमारे पास गेटर और सेटर डिफाइंड है, तो हमें एज अ फ्रेंड फंक्शन डिक्लेयर करने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे करेंगे एफ आर डॉट गेट न्यूमरेटर, और इसके बाद हम प्रिंट कर देते हैं ये डिवाइड का साइन, और फिर हम कर देते हैं एफ आर डॉट गेट डिनोमिनेटर, और फिर हम थोड़ी सी स्पेस प्रिंट कर देते हैं, और यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे ओ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट, ताकि हमारे पास ये चेनिंग हो सके। अब अगर आप इसे चलाएंगे तो फिर आपको इस सिंटैक्स की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसी तरीके से अपनी फ्रैक्शंस को प्रिंट कर सकते हैं। अब जबकि हमारे पास फ्रैक्शन की क्लास बन चुकी है, तो बेहतर अप्रोच ये मानी जाती है कि आप क्लासेस को सोर्स फाइल में इंक्लूड ना करें, बल्कि हेडर फाइल्स में अलहदा से ऐड करें और हेडर फाइल को अपनी सोर्स फाइल में इंक्लूड करें। तो हेडर फाइल मैं बनाऊंगा सबसे पहले, और उस हेडर फाइल के अंदर अब मैं अपनी क्लास को इंक्लूड कर दूंगा। ठीक है, तो ये मैं सारी क्लास यहाँ से इसकी डेफिनेशन कट करके हेडर फाइल के अंदर यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। तो ये जो चीज़ है हैश एंड डेफ फ्रैक्शन अंडरस्कोर एज और हैश डिफाइंड फ्रैक्शन अंडरस्कोर एज, और इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे हैश एंड इफ लिखा हुआ है, ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं जो कि इस बात को यकीनी बनाते हैं कि जो भी इसकी बाउंड्री के अंदर है वो एक ही दफ़ा आपके ट्रांसलेशन यूनिट का हिस्सा बने और एक से ज़्यादा दफ़ा इंक्लूड ना हो। ठीक है, तो इसको इंक्लूड गार्ड कहते हैं। इसकी जगह पे आप ये वाली चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, और विजुअल स्टूडियो या कुछ कंपाइलर्स ये भी यूज़ करते हैं। ठीक है, हमें एरर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पे फ्रैक्शन डॉट एज हेडर इंक्लूड नहीं किया। अब अगर आप इसे बिल्ड करेंगे तो ये चल जाएगा। अगर हम इसे रन करते हैं तो हमारे सिमिलर रिजल्ट्स आते हैं। तो इंक्लूड गार्ड के लिए आप प्रैग्मा वंस भी यूज़ कर सकते हैं, और वो भी यूज़ कर सकते हैं जो कि पहले यूज़ हुआ था। ठीक है, तो दोनों केसेस के अंदर ये सिमिलर रिजल्ट देगा। तो ये हमारे पास एक फ्रैक्शन की क्लास है, और हमने एक हेडर फाइल के अंदर इसको ऐड कर दिया, और यहाँ पे हमने हेडर फाइल को इंक्लूड किया है, और मेन के अंदर अब हमारे पास हेडर फाइल इंक्लूड हो रही है, और उसके थ्रू हम इसे यूज़ कर रहे हैं।